नमस्कार, स्वागत है आपका। और सरकार तुअर और उड़द पर लगी स्टॉक होल्डिंग लिमिट की मियाद बढ़ा सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार मियाद को 3 महीने और बढ़ाने पर विचार कर रही है। यानी अगर फैसला आता है तो तुअर और उड़द पर लगी जो स्टॉक होल्डिंग्स हैं उसकी लिमिट अगले साल भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसके कारण क्या है। क्या देश में दालों की स्थिति बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले तुअर दाल के दाम करीबन 45% तक अब यहाँ बढ़ चुके हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुमाया इंडस्ट्रीज के चीफ ग्रोथ ऑफिसर दीपक पारेख, साथ ही जुड़ेंगे कुंवरजी ग्रुप के रवि देवड़ा और एमिरेट्स एनबीडी के धर्मेश भाटिया। सबसे पहले दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, क्लियरली जिस तरह की प्राइसेस हमने लगातार बढ़ते हुए देखी है, सरकार की कोशिशें भी यहाँ पर रही हैं। हम ये भी समझते हैं कि अगले महीने यहाँ पर जो इम्पोर्टेड दालें हैं वो भी यहाँ पर अराइव होना शुरू हो जाएंगी। स्टॉक लिमिट की मियाद बढ़ना कैसे देखते हैं आप? नहीं मैम, एक्चुअली गवर्नमेंट हैज टेकन दिस डिसीजन विद द माइंडसेट ऑफ कि उनको लग रहा है कि जितना अराइवल आना चाहिए था अफ्रीका से इतना अराइवल आया नहीं है। सो स्पिल ओवर ये होगा नेक्स्ट सीजन के लिए भी। तो जैसे जैसे दिसंबर के बाद हमारी दालें भी आने लगेगी तो गवर्नमेंट चाहती है कि तब तक एटलीस्ट कहीं पे भी होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं रहे, और जो भी दाल इंपोर्ट हो रही है वो सीधी पोर्ट से दाल मिल में जाए, जिससे एक अवेलेबिलिटी बनी रहे। और जैसे हम जानते हैं कि अफ्रीका से दाल में अभी तक सिर्फ तंजानिया और मालावी की आई है, मोजाम्बिक की अब आना शायद थोड़ी थोड़ी चालू होगी। तो उसमें गवर्नमेंट कोई चांसेस नहीं लेना चाहती है, और वो चाह रही है कि लाइक एटलीस्ट दिसंबर एंड तक मार्केट के अंदर कहीं पे भी थोड़ी सी भी कहीं पे स्टॉकिंग नहीं हो, और पूरी की पूरी जितनी भी दाल आ रही है वो सारी जो भी तुअर आ रही है वो प्रोसेस होके कंज्यूमर के हाथ में चली जाए। दीपक, अगर पिछले 2-3 महीने का चार्ट उठा के देखें तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर काफी कुछ कहा है, बोला भी बहुत कुछ है, वार्न भी किया भी है। कितना इम्पैक्ट उसका एज ऑफ नाउ पड़ता हुआ नजर आया है? और नाउ क्योंकि अब हम बेहतर पीरियड में इन एनी केस आ रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट्स कुछ बहुत आना शुरू हो जाएंगे, अराइवल दिसंबर तक आ जाएगी, कैसे देखते हैं आप फिर प्राइसेस व्यू? नहीं मैम, इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हम बहुत अच्छी कंडीशन में आ गए हैं। अनफॉर्चुनेटली अराइवल जितने आने चाहिए थे उससे काफी कम एक्सपेक्टेड है। जिससे अफ्रीका से हम 7 लाख टन की जो बात करते हैं उसकी जगह 4-4.25 लाख टन आने के चांसेस हैं। तो डेफिनेटली वहां पे शॉर्टफॉल रहेगा। और जहां तक गवर्नमेंट ने जो भी पॉस्चरिंग की है, जो भी बोला है, वो हमने देखा है कि उसका इम्पैक्ट बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। 2-3 दिन के लिए तो हम देखते हैं, जैसे अभी आप ये अगर रिसेंट की भी हम बात करें स्टॉक लिमिट बढ़ाने की, 1-2 दिन मार्केट के अंदर करेक्शन आया था, लेकिन आप पिछले 3-4 दिन से आप देख रहे हैं अगेन थोड़ी सी तेजी है। सो यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द फंडामेंटल्स। मैं हरदम टिपिकली अगर आपने देखा होगा, मैं जनवरी से यही बोल रहा हूँ, यहाँ पे डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा मिसमैच था जो गवर्नमेंट ने अंडर एस्टिमेट किया था। नंबर्स वर नॉट राइट, एंड हेंस उनका जो पूरा प्लानिंग था विच वॉज बेस्ड ऑन के स्टॉकिंग हो रही है, होर्डिंग हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सप्लाई ही नहीं था, और उस पर ज्यादा काम नहीं हुआ। इसलिए आज हम इस सिचुएशन में है कि सिर्फ तुहर नहीं, अब हम उड़द, चना और अब कुछ हद तक मसूर में भी ये चीज देख रहे हैं। सो आई बिलीव कि डेटा ने थोड़ा धोखा दे दिया गवर्नमेंट को इस बार। ओके अच्छा दीपक जी, क्विकली फिर एक चीज और, अब जैसे आपने कहा कि ओवरऑल जो प्रोडक्शन या अवेलेबिलिटी एस्टिमेट्स हैं वो भी कम हैं, और जो भी स्टेप सरकार उठा रही है उसकी मंशा यही है कि अवेलेबिलिटी को लेकर टेंशन ना हो, प्राइसेस ज्यादा सर्ज ना हो। तो 2 चीजें यहां से आपसे समझना चाहेंगे। एक तो ये कि इंपोर्ट्स आप कैसे देख रहे हैं, कि इंपोर्ट्स हम बढ़ते हुए देखेंगे, इंपोर्ट्स ट्रेंड कैसे रहेंगे, और फिर ठीक फेस्टिव सीजन से पहले प्राइसेस थोड़े हल्के होने की प्रोबेबिलिटी है इन स्टेप्स के बदौलत, क्योंकि पास में भी इनका कोई खास एक्शन नहीं रहा है। तो ऐसे में प्राइसेस क्या इन्हीं लेवल्स के आसपास रहेंगे, सर्ज हो सकते हैं क्या? कैसे देख रहे हैं ओवरऑल प्राइसेस बिफोर फेस्टिव सीजन? मैडम, मैंने आपको 140 का नंबर बोला था, एक के सीजन में दिखाएगा तुअर 140 दिखाएगा आपको, और तुअर दाल विल बी वेरी हैप्पी कि अगर 200 से नीचे है। तो ये होने वाला है। इसके अंदर देयर इज नो रॉकेट साइंस। अवेलेबिलिटी अफ्रीका से पिछले बार से कम होने के चांसेस हैं। इसका मतलब ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा करीब करीब 1-1.25 लाख आ गया है, और हम देख रहे हैं कि 3 लाख के आसपास और आ सकता है। सो अगर नेक्स्ट 3 महीने के अंदर 3 लाख आता है तो उससे आपका जो टोटल रिक्वायरमेंट है उसका बहुत ही छोटा नंबर है उसके सामने। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर प्राइस के अंदर कुछ ज्यादा फर्क नेगेटिव पड़ सकता है, बिल्कुल चांसेस नहीं है। अपसाइड डेफिनेटली यहाँ से भी आप ना जो 125 से 130 के बीच में तुअर जो चल रहा है, और लेमन जो इम्पोर्टेड तुअर है वो 120 के आसपास जो चल रहा है काफी दिनों से, 115 से 120, उसको आप 135 से 140 तक टच करता हुआ देख सकते हैं फेस्टिव सीजन के दौरान। दीपक, साथ ही जो ये स्टॉक की मियाद जो सरकार यहाँ पर बढ़ा रही है, एज ऑफ नाउ क्या कहेंगे आप? किस तरह का स्टॉक होल्डिंग है, स्टॉक रिपोर्टिंग है, और जो ये मियाद बढ़ाई गई है, क्या लोग ऑल यहाँ पर अपना माल हल्का करता हुआ दिखेंगे?
मैडम किसी का माल ही नहीं, हल्का कहाँ से करेंगे? और आई थिंक गवर्नमेंट यही ये चीज समझने में पिछले 3-4 महीने से जो गलती कर रही है, मैम स्टॉक है ही नहीं। अगर आज भी आप देखेंगे ना, इंपोर्ट से जितना भी माल उतर रहा है वो सीधा का सीधा दाल मिल में जा रहा है। करीब करीब 70 से 80 जो चल रही थी दाल मिल जो अगस्त तक, वो आज बंद पड़ी है। सो जब मार्केट में माल ही नहीं है तो आदमी स्टॉक कितना करेगा? और अगर हम जो फ्रिंज प्लेयर्स हैं, किसी ने अगर 50-100 टन का अगर कहीं स्टॉक करके किसी के पास थोड़ा बहुत पड़ा हो, तो डेफिनेटली वो इस सिचुएशन के अंदर फायदा उठाने की कोशिश करेगा। बट वी कैन नॉट से दैट दे आर होल्डर्स, राइट? 50-100 टन का अगर किसी के पास स्टॉक है, राइट, और उसको दिख रहा है कि अगर 8-10 रुपए 12 रुपए बढ़ेगा 15-20 दिन के अंदर, आई डोंट सी दैट इज लाइक विद अ मेल ऑफ आईडी, राइट? इट इज अबाउट डेफिनेटली कोई भी ट्रेड में इसलिए तो नहीं बैठता है कि वो नुकसान करके उठे, वो इसलिए बैठता है कि वो कुछ पैसा कमाए। लेकिन अगर इसके पीछे कोई माल ऑफ आईडी है, मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे कोई माल ऑफ आईडी जनवरी से रही है। ये सारा का सारा सप्लाई एंड डिमांड एंड रॉन्ग अजम्पशन बाय द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द डेटा व्हिच दे वर हैविंग। मेरे को ये पूरा इशू लगता है। और साथ ही जिस तरह के चना के टेंडर्स यहाँ पर हमने एफसीआई की तरफ से निकलते हुए देखे, जो बहुत ज्यादा टेकर्स वहां पर भी नजर नहीं आए, वो वहां पर आपको क्या लगता है क्या गलत गया? चना के अंदर ये बहुत सरप्राइजिंग है कि गवर्नमेंट के पास एक ही ऐसी कमोडिटी थी जिसका बहुत बड़ा स्टॉक था, उसके बाद भी उसके कंटिन्यूसली हमने भाव बढ़ते हुए देखे हैं लास्ट 1-1.25 महीने के अंदर। इसके अंदर मुझे लगता है कि सरकार ने एक जो बेसिक एक जो मिस्टेक की है, वो मिस्टेक ये की थी कि मार्केट में इंटरवेंशन बहुत लेट स्टार्ट किया। और इतना अगर आप लेट इंटरवेंशन करते हैं और उसके अंदर भी अगर आप पॉस्चरिंग ऐसा शो करने लग जाते हैं कि शायद यहाँ पे शॉर्टफॉल होगी, देन यू हैव द स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट कमिंग इन। चना में काफी हद तक डेफिनेटली स्पेकुलेशन हो रहा है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन यहाँ पे भी डिमांड एंड सप्लाई वाज स्टैक्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वहां पे भी जब हमने 130 लाख टन का प्रोडक्शन का हमने जो नंबर अज्यूम करके हमने आगे अपना जो भी पॉलिसी बनाई थी, वो नंबर उससे काफी ज्यादा कम था। और ये जो गैप है उसके कारण अब चना भी आप देखिए कि कल अगर आप गोंडल की बात करें तो 74 रुपीज तक चना ने टच किया, देसी चना ने। और यहाँ से लगता है कि ये चना भी काफी फर्म अप होगा। और मुझे लगता है तुअर से ज्यादा बड़ा हेडेक गवर्नमेंट के लिए भी चना होगा, क्योंकि बेसन का रिक्वायरमेंट तुअर दाल से बहुत ज्यादा है और उसका आम जनता के ऊपर उसका इम्पैक्ट भी कुछ ज्यादा होने वाला है। सो चने के अंदर भी आई बिलीव एक तो डेटा गलत था और सेकेंडली दे इंटरवीन इन द मार्केट वेरी लेट। All right, with all that said, then दीपक, for the rest of ये जो फेस्टिवल सीजन है इस साल के अंत तक है, और जैसे आपने कहा कि बेसन की डिमांड भी यहाँ पर अच्छी खासी और काफी मजबूत निकल के आती है, दालों की डिमांड तो नहीं कि पूरा साल चलती ही है, किस तरह के प्राइसेस फिर हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अफ्रीका आपने हमें बताया कि 7 लाख की जगह 4-4.25 लाख से ऊपर नहीं आएगा, बाकी कंट्री से कितना माल आने की एक्सपेक्टेशन है और आगे जाके प्राइसेस क्या रह सकते हैं? मैम बाकी कंट्री में तो आपके पास एक बस्ता है सिर्फ बर्मा, सूडान से बहुत इनकंसिस्टेंट सप्लाई है। सो हम सिर्फ बर्मा का वेट कर सकते हैं, बर्मा और हमारा सीजन मैच करता है, तो जब तक हमारा माल भी आने लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जनवरी तक तो भाव काफी स्ट्रांग रहेंगे। फेस्टिव सीजन के दौरान 140 के आसपास तुअर और दाल 180 से 200 के बीच में रह सकती है। फेस्टिव सीजन के बाद थोड़ा सा करेक्शन होगा और शायद जनवरी फरवरी तक आते आते 84 to 90 रुपीज के बीच के अंदर तुअर के चांसेस है। जहां तक चने की बात है, चना मुझे लगता है कि यहाँ से तेजी और पकड़ेगा और शायद हम लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक इसको 90 के आसपास आता हुआ देख सकते हैं। और उसके अंदर ज्यादा करेक्शन अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसका अभी नेक्स्ट अराइवल काफी लेट है। ओके, चलिए शुक्रिया दीपक जी अपने व्यूज देने के लिए इस डेवलपमेंट पर, सभी दालों पर अवेलेबिलिटी प्राइसेस के पर्सपेक्टिव से कमेंट करने के लिए थैंक यू। रवि से क्विकली एक कमेंट ले लेते। रवि, आपने पूरा कॉन्वर्सेशन सुना दीपक जी के साथ, तूर की बात हो, उड़द की बात हो, मसूर हो, अवेलेबिलिटी को लेकर चिंता तो सभी की है, लेकिन प्राइस सर्ज के हिसाब से एक पल्सेस जिस पर आप बेट करेंगे, आपको लगता है ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ रहेगी, वो कौन सी होगी? डेफिनेटली जब हमने मॉनसून के ऊपर शो किया था तभी मैंने बताया था कि 9-10% की एवरेज यील्ड में एंड सोइंग में कमी रहेगी। हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन 9 to 10% थी, बट सोइंग में 6% का पोल रहा। बट फिर भी जैसे मॉनसून का अभी मींस की स्पान रहा है, इस हिसाब से यील्ड काफी नीचे आ सकते हैं, गवर्नमेंट के रिपोर्ट पे दिखा रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर एक का कोई पल्स हो जिसमें ज्यादा यहाँ से तेजी मुझे दिख रहा है, वो मूंग है। मूंग में मुझे लग रहा है कि ये प्राइसेस में नॉर्थवर्ड जर्नी जारी रहेगी, क्योंकि सोइंग भी काफी कम है और उसके बाद जो अभी मॉनसून की एक्टिविटीज है अभी भी ये नुकसानदायक ही है। तो मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटीज में ये साल गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बावजूद भी सप्लाई वैसे भी ग्लोबली वहां पे काफी अवेलेबिलिटी कम रहती है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये साल की अभी ये लेवल से भी मुझे लग रहा है कि अच्छी रैली के लिए प्रिपेयर्ड है। चना हो या तुअर हो, उसमें हाई लेवल पे, क्योंकि ये इलेक्शन का ईयर है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा,
बट मुझे लग रहा है कि कमोडिटी में अगर हम इंपोर्ट भी करना चाहे तो बाहर माल काफी कम है, तो मुझे लग रहा है कि मूंग में आपको ध्यान रखना है। मूंग पे यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात करेंगे बाकी कमोडिटी स्ट्रैटेजीज की, और ध्यान यहाँ पर कच्चे तेल पर भी डालेंगे, जहां पर हमने फिर से एक हल्का उछाल आते हुए देखा है। $90 के ऊपर के कारोबार यहाँ पर फिर बनते हुए नजर आए हैं। कैसे करें आप कारोबार, बताएंगे आपको। फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। सबसे पहले बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर थोड़ी नरमी हमने जरूर आते हुए देखी थी यूएस फेड की मीटिंग के बाद, लेकिन वापस प्राइसेस ऊपर हैं और प्रीवियस 3 वीक्स में 10% से ज्यादा सर्ज हम देख चुके हैं। धर्मेश, कैसे देखते हैं आप कच्चे तेल को? एक तरफ ग्लोबल सप्लाई सिचुएशन टाइट होने की चिंता, दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट हायर साइड पर बने रहेंगे, ये भी अब थोड़ी सी डिमांड को इम्पैक्ट कर सकती है। कैसे देखते हैं इन दोनों ट्रिगर्स को फिलहाल, और क्या व्यू है प्राइसेस पर? देखिए, कच्चे तेल की बात करें तो जैसे ही फेड की न्यूज आई थी, मार्केट ने काफी अच्छा एक गोता लगा दिया, तो ऑलमोस्ट $91 से $88 के लेवल्स आपको दिखा दिया था। बट कल शाम के सत्र में कंप्लीटली रिकवरी आ गई है मार्केट में। देखिए, फंडामेंटली आप देखें तो मार्केट में आगे जाके ठंडी का माहौल आने वाला है और डेफिनेटली डिमांड बढ़ना ही बढ़ना है इससे। बट सप्लाई कंस्ट्रेंट के कारण प्राइस आर्टिफिशियली काफी स्टेबल हो चुका है। पिछले ये महीने में जब सऊदी अरेबिया और रशिया ने अपनी प्रोडक्शन कट करने की बात की, उसके बाद मार्केट में ऑलमोस्ट 10% की एक छलांग लगाई और प्राइस 90 स्तर के ऊपर टिका हुआ है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेजी बरकरार रहेगी, और इंडियन मार्केट के लिए इसे डबल इम्पैक्ट इसलिए हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे कच्चा तेल बढ़ेगा, रुपया भी डेप्रिशिएट होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रुपया अगर 84-85 की तरफ बढ़ता है तो डोमेस्टिक मार्केट में और यहाँ पे तूल कर सकता है। तो मैं सलाह दूंगा 7,400 7,500 का काफी अच्छा लेवल है, मार्केट यहाँ पे टिका हुआ है। मैं रेकमेंड करूंगा बाय करने की। अपसाइड 92 से $93, और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 7,700 के लेवल्स आपको शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा आगे के महीने नवंबर दिसंबर बाय करके चलिए। डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में दोनों साइड में ट्रेंड इज ऑफ फ्रेंड रहेगा और प्राइस काफी फर्म है। तो नियर टर्म में क्लियरली एक मुनाफा वसूली देखने को मिली, जहां पर एक हल्की सी बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन जैसे धर्मेश कह रहे हैं कि ओवरऑल ट्रेंड यहां पर अभी भी बुलिश है, क्योंकि ज्यादातर बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस मानते हैं कि भाव ऊपर चढ़ेंगे। जेपी मॉर्गन ने 120 कहा है। गोल्डमैन सैक्स की जो कल रिपोर्ट आई है, उन्होंने $100 प्रति बैरल की फिर से यहां पर आगे के जाके टारगेट्स यहां पर रिआइटरेट किए हैं। लेकिन धर्मेश, नेचुरल गैस प्राइसेस भी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जो रशिया का स्टेटमेंट कल आया उसका फायदा हमने अक्रॉस बोर्ड आता हुआ देखा। देखिए, स्टेटमेंट आने के बाद मार्केट में स्पेशली ऑन द ऑयल साइड काफी अच्छी तेजी देखने मिली थी, बट ऑन द विपरीत नेचुरल गैस में अच्छी खासी एक गोता लगा था और प्राइस फिर से स्टेबल हो चुका है। मैं रेकमेंड करूंगा, नेचुरल गैस डेफिनेटली एक सीजनल कमोडिटी है, और अगेन इसमें वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा है, तो बिना स्टॉप लॉस के इसमें ट्रेड मत करिए। अभी करंटली 220 के निचले स्तर पर कंटिन्यूस ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे निवेश करके चलिए। 200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, क्योंकि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी इसमें रखिए, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो नवंबर से लेके फरवरी तक मार्केट हमेशा हाई बनाता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो तेजी है यहाँ पे आने वाले समय में आपको देखने मिल सकती है। तो 200 रुपए के स्टॉप लॉस से इसमें तेजी करिए। अपसाइड 240 250 के स्तर आपको नवंबर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में देखने मिल सकते हैं। ओके, बात कर लेते हैं अब गोल्ड की। रवि, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों पर्सपेक्टिव से क्या सजेशन आप अपने क्लाइंट्स को फिलहाल दे रहे हैं गोल्ड पर? मेरे हिसाब से वहां पे आज एक करेंसी का सपोर्ट मिलता, बट जो जेपी मॉर्गन का रिपोर्ट निकल गया आया और उन्होंने जो इंडियन बास्केट को डेट बास्केट को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया, इसके हिसाब से आज करेंसी अच्छा परफॉर्म कर गई। ग्लोबल मार्केट की जो रिकवरी है उसका फायदा हमें कम मिला, एंड हमारा गोल्ड प्राइसेस कम परफॉर्म किए। बट आज कॉन्ट्रा जाना है, करेक्शन आना था वो आ चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन का माहौल रहेगा, बट डाउन साइड 50,500 का काफी अहम सपोर्ट है। ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, और इंटरनेशनल मार्केट में भी 1,910 के करीब सपोर्ट है। ओवरऑल ट्रेंड में अभी भी मुझे ज्यादा फर्मनेस नहीं दिख रहे, क्योंकि बॉन्ड अच्छा कर रहे हैं, साथ में डॉलर इंडेक्स ऊपर है, एंड अभी सेफ हेवन एक्विटीज में भी जो करेक्शन था उसके बाद स्टेबिलिटी आ चुकी है। तो वहां पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में बहुत ज्यादा तेजी के संकेत नहीं है, बट एक लिमिटेड अपसाइड के लिए वहां पे आपको बाय करना है। थोड़ा डिप पे 58,600 पे गोल्ड बाय करें। इंट्राडे स्टॉप लॉस होगा नीचे 58,300, और अपर साइड मुझे लग रहा है 59,400 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। अगर आपका 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि वहां पे बाइंग का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए, एक अच्छी रिकवरी वहां पे दिखनी चाहिए। ऑलराइट, बात अब यहाँ पर मेटल्स की भी कर लेते हैं, जहां पर मुनाफा वसूली कल हमने 2% तक की आते हुए देखी थी, और आज भी काफी सपाट तरीके से यहाँ पर कारोबार है। धर्मेश, कैसे देखते हैं आप इसे, क्योंकि इन्वेंट्रीज में बढ़त है, बाजार और स्टिमुलस का इंतजार कर रहा है, डॉलर इंडेक्स में तेजी है, और उन सबका असर हमने यहाँ पर मेटल्स में आता हुआ देखा।
सही बात कही आपने, क्योंकि आप देखिए ऑलमोस्ट अगर आप कॉपर की बात करें तो कॉपर ऑलमोस्ट 740 से ऑलमोस्ट 720 के स्तर पे आ चुका है। इवन फंडामेंटली आप देखें तो मार्केट में इतनी बड़ी तेजी मार्केट की माहौल में देखने नहीं मिलती है, स्पेशली चाइना की तरफ से। जब तक मार्केट तेजी नहीं होगा तब तक आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि बेस मेटल में आपको रैली देखने मिलेगी। मार्केट इसी दायरे में ट्रेड होता रहेगा। अगर आप एक साल का डेटा देखें तो ये 830 840 की कमोडिटी ऑलमोस्ट 700 पे आके टिकी हुई है। सेम आप जिंक देखिए, एल्यूमिनियम देखिए, निकल देखिए, सब कमोडिटी में आपको अच्छा खासा एक गिरावट की प्राइस है और प्राइस एकदम बॉटम आउट हो चुके हैं। मैं अभी भी इसमें बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, मैं वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी दूंगा, क्योंकि मेन जो डॉलर इंडेक्स है वो 105 पे आके टिका हुआ है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है 107 108 हो जाएगा तो कमोडिटी मार्केट में आपको प्रेशर देखने मिल सकता है। सेम बुलियन में भी इससे प्रेशर आएगा। तो कॉपर की बात रही तो कॉपर 720 के स्तर पे अगर जंप करता है तो वहां पे बिकवाली करिए, 725 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, फिर से एक्सपेक्ट करिए कि 710 से 705 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। दूसरी मेरी जिंक रहेगी। जिंक ने भी काफी अच्छी एक रैली दिखाई है, ऑलमोस्ट 200 से 220 225 तक चली गई है। तो मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ पे अराउंड 225 के लेवल्स पे बिकवाली करिए, 228 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और 218 से 215 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। ओके, चलिए ये रही आपके लिए बेस मेटल्स पर स्ट्रैटेजीज। जिंक पर एक ट्रेड लेने की सलाह है, बाकी मेटल्स पर भी धर्मेश ने आपको सजेशन दिया है। अब फटाफट से रुक कर लेते हैं एग्री कमोडिटी बास्केट का, जहां पर स्पाइसेस का पैक तो मिक्स्ड है, ग्वार पैक में थोड़ा बहुत रिलीफ आज के सेशन में है। रवि, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एग्री बास्केट से। एग्री बास्केट में देखे तो एक साइलेंट मोमेंटम है, जो 2 से 3 दिन का मोमेंटम एक्सटेंड हुआ है। मुझे लग रहा है कि एक इंपोर्टेंट सपोर्ट के करीब गुआर सेड है, 5860 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे बॉटम बन जाना चाहिए, बाय करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 5760। अपर साइड गुआर सेड में 6000 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए गुआर सेड में एक बॉटम आउट होता हुआ दिख सकता है। सेकंड के हायर लेवल से करेक्शन कपास खाली में भी अच्छा आया, तो मुझे वहां भी लग रहा है कि वहां पे एक रिकवरी की आस लगानी चाहिए। 2600 का सपोर्ट लगातार ये मंच बरकरार रखा है, बाय करें करंट लेवल पे। स्टॉप लॉस लगाए 2560, अपर साइड 2680 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। और स्पाइसेस पैक से धनिया में मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें, 7100 के करीब बाय करें धनिया में। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं बिलो 7000 एंड अपर साइड मुझे लग रहा है कि 7300 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। तो स्पाइसेस से धनिया, कॉटन कॉम्प्लेक्स से कोकुड एंड गुआर सीड में बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। बहुत क्विकली अगर एसेंशियल कमोडिटीज की बात करें, और यहाँ पर ऑफ कोर्स हमने दालों की बात तो की ही है, लेकिन जिस तरह से चीनी की खबरें आ रही हैं जहाँ पर सरकार ने मेजर्स लिए हैं, खाने के तेल जहाँ पर हमने रिकॉर्ड इंपोर्ट होता हुआ देखा है, एसेंशियल कमोडिटीज अहेड ऑफ फेस्टिविटीज कैसे देखते हैं रवि? एसेंशियल कमोडिटीज में मुझे अभी लग रहा है कि सरसों में एक काफी बॉटम बन जाना चाहिए, क्योंकि एडिबल ऑयल प्राइसेस काफी लोअर लेवल पे इसे आपसे देखे तो सोयाबीन एंड सरसों दोनों के स्पॉट प्राइसेस नीचे है, तो फार्मर का कम इंटरेस्ट रहेगा रबी सीजन में। तो मुझे लग रहा है कि आप वहां पे ध्यान रखें। सरसों में मुझे अच्छी तेजी दिख रही है, सीजनलिटी पे ऑन हो रहे हैं, सर्दियां जैसे चालू होगी डिमांड बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से सरसों आपको एसेंशियल कमोडिटीज से ध्यान रखना है, वहां पे मुझे अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और पल्सेस के अलावा मुझे लग रहा है कि शुगर भी फर्म रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस लगातार 27 के ऊपर सस्टेन है, तो वहां पे भी मुझे कम करेक्शन के चांसेस दिख रहे हैं। हालांकि डोमेस्टिक सप्लाई एज वेल एज हमारा शुगर केन सोइंग काफी अच्छे डेटा दिखा रहा है, बट जो इथेनॉल प्ले है वो काफी अच्छी तरह वहां पे वर्क कर सकता है। तो 2 कमोडिटी मुझे लग रहा है कि जिसके प्राइजेस में एक फर्मनेस बनी रहेगी, बट टॉपिक मस्टर्ड रहेगा। 2 से 3 महीने में बाय करें, एक अच्छा उछल के एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। तो टॉप पिक है मस्टर्ड, जहां पर 2 से 3 महीने के पर्सपेक्टिव में आप बाय करके चल सकते हैं। शुक्रिया धर्मेश और रवि, आप दोनों का ही शो में आने के लिए और अपने स्ट्रैटेजीज व्यूज सभी कमोडिटीज पर देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त है, मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पर आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस सुमित मल्होत्रा के साथ। नमस्कार।